अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो जो है वो हमारी CSS के एग्ज़ाम के ऊपर है कि कैसे इसको पास किया जा सकता है, क्या इसका इंट्रोडक्शन है, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कंपलसरी सब्जेक्ट्स कौन से हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कौन से हैं, पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया क्या है, इसका कोटा सिस्टम क्या होता है, एग्ज़ामिनेशन स्केड्यूल कब होता है, रिकमेंडेड बुक्स इसकी कौन सी हैं, सिलेबस ओवरव्यू कौन सा है, इसका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको बताने हैं और इसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे चैनल पर बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है CSS का, वो ये कि CSS एक जो है मुकाबले का इम्तिहान है जो हर साल पाकिस्तान में मुनक़िद होता है, और उसमें हज़ारों की तादाद में जो है वो तलबा और स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, और उसमें से कुछ ही परसेंट जो नॉर्मली 1%, 2% या ज़्यादा से ज़्यादा 3% तक लोगों की सिलेक्शन होती है। जहाँ तक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात है, तो जो बंदा एग्ज़ाम दे रहा है उसका नेशनैलिटी जो है वो पाकिस्तानी होनी चाहिए। एजुकेशन लेवल जो है उसका बैचलर्स डिग्री या ग्रेजुएशन कह लें कि 14 ईयर डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पर अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो मैसेजेस भी कर रहे होते हैं और कंफ्यूज होते हैं कि सर हमारे पास जो है वो एसोसिएट लेवल की डिग्री है, एसोसिएट डिग्री है, तो क्या हम CSS के लिए अप्लाई कर सकते हैं, हम एलिजिबल हैं? तो आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल आप CSS के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपकी सेकंड डिवीज़न कम से कम होनी चाहिए, कम से कम सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ी सी रियायत है, वो ये कि जिसके पास अगर मास्टर्स डिग्री है, मतलब 18 ईयर्स की डिग्री, ठीक है, MS या MPhil की डिग्री, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, अगरचे उनका बेशक बैचलर्स में 3rd डिवीज़न हो, वो मैटर नहीं करता पे, लेकिन आपके पास डिग्री जो है MS या MPhil की होनी चाहिए, ये लाजमी है उसके लिए। अच्छा जी, फिर बात करते हैं एज की। तो 21 साल से लेकर 30 साल तक के बच्चे जो हैं वो ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। जो गवर्नमेंट सेक्टर में रह चुके हैं या गवर्नमेंट जॉब कर चुके हैं, तो उन बंदों के लिए जो है वो 2 साल की रियायत है, यानी वो 32 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। और ये 31 दिसंबर तक की एज जो है वो काउंट होती है, यानी अगर आप 25 साल के हो गए हैं तो दिसंबर के 25 साल, अगर 2025 में आप 25 साल के हों तो 31 दिसंबर तक की डेट आपकी मानी जाएगी कि आप इतने तक 25 साल के होंगे। अगर आप 2026 में चले जाते तो वो आपका 26वां साल कंसीडर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ आ गई होगी, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो ये पूछ रहे होते हैं कि हमारी एज यहाँ तक क्या बनेगी। तो दिसंबर तक जो आपकी एज होती है वही कंसीडर होती है। नेक्स्ट ईयर फिर आपकी नेक्स्ट ईयर का जो है ना, आपका 1 साल बढ़ जाता है आपकी एज का। अच्छा जी, फिर बात करते हैं जी कंपलसरी सब्जेक्ट्स की। देखिए 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, टोटल 1200 मार्क्स होते हैं, जिसमें से 600 जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट्स के होते हैं और 600 मार्क्स जो हैं वो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के होते हैं। ठीक है, कंपलसरी सब्जेक्ट्स में इंग्लिश एसे, प्रेसी, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़, या अगर दूसरे रिलीजन के नॉन मुस्लिम हैं तो वो मेजर रिलीजन का जो सब्जेक्ट है या उसका कंपैरेटिव स्टडी का जो सब्जेक्ट है वो पढ़ते हैं। तो ये हैं कंपलसरी सब्जेक्ट्स के मार्क्स 600। अच्छा जी, फिर बात करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो हैं वो 600 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो उसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल मैसेज मुझे आ रहे होते हैं कि सर हम कौन से सब्जेक्ट सिलेक्ट करें, हमारा ये बैकग्राउंड है, हम क्या। तो इसकी सब्जेक्ट सिलेक्शन की 3 टेक्निक्स हैं। सबसे पहले आप जाते हैं आप बैकग्राउंड के ऊपर, आप पीछे आपका बैचलर किस चीज़ में था। ठीक है, नॉर्मली यही होता है कि जो आपका जो बैकग्राउंड है वही सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका कंप्यूटर साइंसेस का अगर बैकग्राउंड है तो ऑब्वियसली आप कंप्यूटर सब्जेक्ट ही सिलेक्ट करेंगे ऑप्शनल में, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी यही होगी। सेकेंडली आप जाते हैं कम सिलेबस के ऊपर।
कि आपने 2-3 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए, अब आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं जी कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करूँ, तो आप देखते हैं कि सबसे कम सिलेबस जैसे फ़िलासफ़ी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, तो आप इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड चीज़ जो है वो है ट्रेंडिंग स्कोर्स। वो पता चल जाता है, वो आपको एकेडमी वाले भी बेहतर बता सकते हैं, या उस साल पता चल जाता है कि ट्रेंडिंग स्कोर कौन से होने वाले हैं। तो ये एक क्राइटेरिया है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने का। जहाँ तक पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया की बात है, कंपलसरी सब्जेक्ट्स में कम से कम आपके 40% हर सब्जेक्ट में मार्क्स होने चाहिए। जो कंपलसरी सब्जेक्ट है 40% हर सब्जेक्ट में आपके मार्क्स होने चाहिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट की जहाँ तक बात है वो आपके 33% हर सब्जेक्ट में होने चाहिए फॉर पासिंग, ठीक है। लेकिन जो एग्रीगेट बनता है ओवरऑल सारा कुछ मिला के, वो आपके कम से कम 50% होने चाहिए इंटरव्यू में क्वालिफाई करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे कि कंपलसरी सब्जेक्ट में जो है वो 40% पर हर सब्जेक्ट में, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें 33%, लेकिन ओवरऑल आपका मिला के कम से कम ऐसा एग्रीगेट बनना चाहिए 50% कि आप इंटरव्यू के लिए तभी क्वालिफाई कर पाते हैं जब आपके ओवरऑल सारा कुछ मिला के 50% मार्क्स बन रहे होते हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं कोटा सिस्टम की। तो इसमें सीट्स रिज़र्व होती हैं, ठीक है। 50% पंजाब वाले लोगों के लिए सीट्स होती हैं, सिंध के लिए 7% है, अर्बन के लिए, सिंध रूरल के लिए 11.4 है, केपी के लिए 11.5 है, बलूचिस्तान के लिए 6 है, जीबी और फाटा के लिए 4% है, कश्मीर के लिए 2% है, और नॉन मुस्लिम्स के लिए 5% की जो है वो कोटा सिस्टम होता है। तो इसी के हिसाब से जो है वो सिलेक्शंस भी होती हैं। अच्छा, एग्ज़ामिनेशन स्केड्यूल की जहाँ तक बात करते हैं, तो अब इन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि एमपीटी पहले हुआ करेगा। नॉर्मली ये पिछले 2-3-4 सालों से चल रहा है। पहले क्योंकि ये एमपीटी नहीं था, तो नॉर्मली होता ये था कि जिसे भी पूछें तो वो कहता था कि मैं सीएसएस की जो है वो प्रेप कर रहा हूँ। तो उन्होंने अब एमपीटी का एक फ़िल्टर लगा दिया है कि पहले आपको इसमें पास होना पड़ेगा, तभी आप सीएसएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सॉरी, मजाक था, जोक्स अपार्ट। वो ये है कि अब आपको एमपीटी जो है वो हर साल अक्टूबर में होता है, वो आपको पास करना होता है। देन आपका जो है रिटन एग्ज़ाम होता है, जो पास कर लेते हैं एमपीटी को फ़ैब में, और फिर जो रिटन एग्ज़ाम को भी पास कर लेते हैं तो फिर उनका इंटरव्यू होता है, साइकोलॉजिकली असेसमेंट होती है, डेट्स थोड़ी आगे पीछे होती रहती हैं, और फिर उसके बाद फाइनल जो है वो अनाउंसमेंट होती है कि जो इन सब हर्डल्स को पार करके जो है वो पास कर लेते हैं तो उनकी फाइनली जो है वो सिलेक्शन हो जाती है। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के ऊपर मुझे मैसेजेस मिलते हैं या रिसीव हो रहे होते हैं, क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं लोग, स्टूडेंट्स वगैरह, तो वो ये पूछ रहे होते हैं कि सर बुक्स रिकमेंड कर दें, सर बुक्स कहाँ से लें, सर कौन सी बुक सबसे बेस्ट है। तो मेरा सजेशन यही होता है कि जो सजेस्टेड बुक्स हैं, जो सीएसएस की आउटलाइन में दी गई हैं सजेस्टेड बुक, आप वही जो है वो ख़रीदें, परचेज़ करें और उसी के अकॉर्डिंग जो तैयारी करें। हाँ, मैं एक प्लस पॉइंट ये करता हूँ कि आप हर सब्जेक्ट की एक नेशनल ऑथर की और एक इंटरनेशनल ऑथर की जो है बुक लाजमी लें। वो ये है कि कोई चीज़ ओवरलैप ना हो, ठीक है, या एक चीज़ अगर एक बंदा मिस करता है तो वो दूसरा बंदा जो है वो मिस नहीं करता। तो ये मेरा क्राइटेरिया बुक सिलेक्शन का। और ये कुछ मेन बुक्स जो थी, जो बहुत ज़्यादा मशहूर भी हैं और अच्छी भी हैं, तो वो मैंने ऐड कर दी हैं जी। अच्छा, जहाँ तक सिलेबस की बात है, तो कंपलसरी सब्जेक्ट्स में जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, पाकिस्तान स्टडीज़ एंड इंग्लिश प्रोफिशेंसी जो है वो कवर हो रही होती है। इसी तरह ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में भी यही चीज़ें इंक्लूड होंगी। लेटेस्ट चीज़ें होनी चाहिए जो आपको पता हो, जैसे अब कंप्यूटर साइंसेज में पाइथन है, वो लेटेस्ट वर्जन कौन कौन से आ रहे हैं, किस चीज़ पे बात हो रही है आजकल मार्केट में, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा जी, फिर एप्लीकेशन प्रोसेस का जो तरीक़ाकार है, सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है, अपना अकाउंट बनाना पड़ता है एफपीआई की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। फिर आप अपने डॉक्यूमेंट उसके ऊपर जो है वो फिल करते हैं या अपलोड करते हैं, ठीक है। देन आपका जो फ़ी पेमेंट का जो हिसाब किताब होता है वो ये कि आप जो है डेजिग्नेटेड बैंक जो है, जो नीचे उनके बताए गए होते हैं कि इस बैंक में आपने रिसीट या चालान फॉर्म जमा करवाना है। जब आप चालान फॉर्म जमा करवा लेते हैं तो उसको जाकर एफपीएससी की वेबसाइट पे दोबारा अपलोड करते हैं, और ये सारा काम जो है वो आपने डेडलाइन से पहले मुकम्मल करना होता है। अच्छा, जहाँ तक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन की बात है,
तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है www.fpsc.gov.pk। आप इसको विज़िट कर सकते हैं। ईमेल है उनका fpsc@fpsc.gov.pk या फ़ोन नंबर जो है वो 0519205075। आपको कोई क्वेश्चन क्यूरी होती है तो आप इस पे ईमेल या कांटेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, तो इनका रिप्लाई आ जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सबको हर बात क्लियर हो गई होगी, और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच।